नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर आपके सीटीईटी में जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसी क्वेश्चन पेपर को मैंने स्कैन करके आप लोगों के लिए ये लेके आया है कि आप लोग क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देखें और आप लोगों को जो है उस क्वेश्चन से मिलवा भी दूँ जो क्वेश्चन आपको सीटीईटी एग्ज़ाम में देखा जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूछेगा, सेम वैसा ही होगा देखने में। यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ जो आप परीक्षार्थियों के लिए निर्देश देख रहे हैं, ये भी आपको सेम वैसा ही होगा। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, ये जो भी निर्देश है ये सेम यही होगा। तो आप जो है एक बार इस निर्देश को पढ़ भी लीजिए। ऊपर में यही देखिए, यहाँ जो है टेस्ट बुकलेट कोड नंबर होगा, ठीक। ये कोड नंबर ये आपको डिफरेंट भी हो सकता है, PQRS इस तरह से कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ इसमें जो लिखा हुआ है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या क्या है सारी बातें। देखिए आप जो है इसमें OMR कैसे भरना है या क्या भी जो भी, देखिए 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चन होता है, ये सारा होता है। इसको आप जो है रोक करके, इसको स्टॉप करके आप जो है पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें देखिए जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें ये दिया हुआ है कि भाग फर्स्ट में जो है 30 नंबर का बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है। सेकेंड भाग में देख लीजिए, ये गणित पूछा जाता है और पर्यावरण अध्ययन। ये जो है 1 to 5 का क्या है, 1 to 5 के लिए ये 7/7/2019 का जो फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हो चुका है आपका, यही है कब, 7/7/2019 को। ये वही कला जो एग्ज़ाम होता है, मैं वहीं से क्वेश्चन ये डायरेक्ट आप लोग को उठा के वही दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए। उसके बाद जो है लैंग्वेज 2 होता है, फर्स्ट और सेकंड। एक में हिंदी अंग्रेजी कुछ भी आप रख सकते हैं। तो 91 टू जो अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में जो है भाषा फर्स्ट में जो रखे हैं जो भी कुछ, उसका 91 से 120 के बीच आपको आंसर देना है। और सेकेंड में जो भी कुछ रखे उसका 121 से 150 तक आंसर आपको देना होता है। चलिए इसमें आगे देख लीजिए, यही सब है। ये मैं किसी स्टूडेंट से लेकर के आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। जिसमें समझ में आता है उसमें समझ के आप उसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर भाग फर्स्ट है, यहाँ बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लिखा हुआ है। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन का यहाँ से आंसर देंगे। तो चलिए मैं थोड़ा बढ़ा करके इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से फर्स्ट 30 क्वेश्चन होता है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक का उत्तर देना है, ठीक। और ये जो आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट का है, उसमें जो है देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इसका आंसर आपको देना है। और आंसर देने के बाद जो है आपको OMR सीट में ये क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है तो वहाँ जो आपको बबल मिलता है उस बबल को भरना होता है। तो चलिए क्वेश्चन आपका इसका सॉल्व करना जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें जो है देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे जो मैं ट्रिक बताता हूँ कि मान के चलिए जो फैक्ट आपको याद है, उसके जो याद है तो बड़ी अच्छी बात है कि आप उस पे आधारित क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन जो याद नहीं है उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे बाल विकास में इस तरह का जो कुछ की पॉइंट हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको हम लोग पकड़ के क्या कर सकते हैं, अगर वो हम लोग पता चल जाए, थोड़ा गौर से देखने से पता चल ही जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसमें भी हम लोग वही बताएंगे हम आप लोगों को। तो इसमें देखिए कह रहा है कि मूल्यांकन को डैश डैश डैश, क्या कहा जाता है, मूल्यांकन को डैश 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 दिया हुआ है। तो देखिए केवल नंबरों से में संदर्भित करना चाहिए। देखिए इसलिए मैं देखिए सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर भी बता सकता हूँ। देखिए इसमें क्या हो सकता है आपका डिफरेंट आंसर, जो यहाँ टिक लगा हुआ उसी तरह से किसी किसी क्वेश्चन में 2-3 में भी टिक लगा हुआ। तो ये जो है किसी स्टूडेंट का है, किसी आप ही लोगों की तरह किसी स्टूडेंट ने मुझे ये मेरे द्वारा बोला गया था, तो वो जो है ईमेल किए हैं स्कैन करके, ठीक। तो ये जो है इसमें आंसर डिफरेंस हो सकता है उसमें, लेकिन जो सही होगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा और वही आप लोग को याद रखना है उसको क्वेश्चन को। और चलिए इसमें जो है मेन कीवर्ड, जो कीवर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो मैं मेनली आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। देखिए मूल्यांकन के बारे में कह रहा है कि मूल्यांकन को, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है केवल नंबरों में संदर्भ। देखिए सबसे पहली बात है ये जो केवल ओनली वाली जो बात है, देखिए आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्या कह रहा है,
कि शुड बी डन ओनली, जहाँ पर ओनली वाली बात आती है, जहाँ यहाँ पर देख लीजिए हिंदी मीडियम में केवल मतलब ओनली वाली बात जहाँ आएगी तो सबसे अधिक चांस है कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये गलत ही होगा। पूछिए कैसे, देखिए कह रहा है केवल नंबरों के संदर्भ में, मतलब जरूरी नहीं है कि मूल्यांकन जो होगा तो उसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, तो ऐसी बातें नहीं है, तो इसीलिए आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि सेकेंड, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चलिए ठीक है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इससे भी और अच्छा तरीका हो मूल्यांकन का, है कि नहीं। तो देखिए थर्ड कह रहा है, तो अभी तो है डिसाइड नहीं किए, देखिए एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, जरूरी नहीं एक अलग गतिविधि के रूप में। चलिए फोर्थ देख लेते हैं, कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। देखिए ये बातें आपको सबसे अलग लग रही है कि देखिए मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन को क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगर मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग हो तो क्या हो सकता है, ये बहुत ही पुष्ट बहुत ही अच्छा मूल्यांकन कहा जा सकता है। इसीलिए आपका जो है फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, चलिए यहाँ से देख लेते, कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम ... है। क्या है, संरचनात्मक दृष्टिकोण का, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो है अधिगम को अधिगम ... है। देख लेते हैं, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया और एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। तो सेकेंड का जो है आपका जो ऑप्शन सही होगा, सबसे उचित आंसर होगा ये आपका, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, मतलब एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, जो हम लोग सीखते हैं, वो क्या होता है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल ये सही, आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका थर्ड है, कह रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, बिल्कुल कह रहा है कि देखिए एक बार रिपीट करते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं माने विद्यार्थी के बारे में और उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, जब उनके बारे में वो सकारात्मक विश्वास करते हैं, सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, तब जो है विद्यार्थी क्या करते हैं, देखिए का उत्साह भंग हो जाता है। बिल्कुल नहीं, अगर सकारात्मक तरीके से सोचा जाए, सकारात्मक तरीके से किया जाए तो उत्साह भंग हो सकता है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तथा दबाव में आ जाते हैं, देखिए ये भी बातें निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत होगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड कह रहा है कि किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, कह रहा है कि बिल्कुल प्रभावित होते, कह रहा है कि प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होगा, जब अगर आप जो है वहाँ पर उनकी योग्यता के बारे में या विद्यार्थी के जो मतलब योग्यता है उस पर आप सकारात्मक अगर विश्वास करेंगे तो ज़रूर है निश्चित रूप से क्या होगा, उसका जो है कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड देख लेते, कह रहे हैं सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होंगे। बिल्कुल ये बातें सही लग रही है। देखिए वो अगर आप किसी के भी प्रति, ज़रूरी नहीं कि विद्यार्थी के प्रति, आप अपने घर में अपने अगल बगल में किसी के प्रति या आपके ही प्रति किसी का सोच अगर अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, तो ये क्या होता है, उसके लिए क्या करता है, उसे सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित करते हैं। बिल्कुल ये बातें सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका जो है क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ कह रहा है कि बच्चों की गलतियां, चलिए देख लेते हैं बच्चों की गलतियां क्या कह रहा है कि बच्चों की गलतियां ... ठीक, कह रहा है कि अधिगम का एक भाग है। क्या है कि गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ये बातें सही लग रही है, ठीक। फिर भी आगे चलिए देख लेते हैं, हो सकता है कि इससे भी कुछ अच्छी बातें हो। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। देखिए महत्वहीन नहीं है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जहाँ हम लोग करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, तो गलतियाँ होनी ही चाहिए और गलतियाँ होता ही है, इसीलिए महत्वहीन है, ये बातें नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ये गलतियाँ जरूरी नहीं है कि बच्चे की लापरवाही, तो गलतियाँ तो सीखने के संदर्भ में ये एक नेचुरल है, गलतियाँ हो जाती है, हो सकती है कि नहीं। और कह रहा है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं है। देखिए इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे सही और सबसे उत्तम लग रहा है। कह रहा है कि अधिगम का एक भाग है, बिल्कुल बच्चों की जो गलतियां होती है
जब हम या आप जब बच्चे में हम लोग भी कुछ सीखते थे तो उसके बीच में क्या होता था, गलतियां होती थी। तो इसीलिए इसको अधिगम का एक भाग है। तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। क्या होती है? उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। ठीक, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ पढ़ के, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ इंग्लिश में है और यहाँ हिंदी में है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन में छोटा में ही देखते हैं। कह रहा है कि वह गतिविधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसमें जो पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन पर आप 5 से 7 सेकेंड जो है 10 सेकेंड आप ज़्यादा अगर देंगे क्वेश्चन को समझने में, तो आपका जो है आधा काम वहाँ बुझिए ख़त्म है। क्वेश्चन आप समझ गए तो आपको उत्तर तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। इसीलिए मैं हमेशा और अब भी कह रहा हूं कि आप लोग जो है क्वेश्चन को समझने में थोड़ा 5 से 7 सेकंड ज़्यादा समय दे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे। खुद ब खुद ऑप्शन जो है आपको बोल देगा कि यही मैं इसका आंसर हूँ। ठीक, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका जो है ये अवधारणाएं क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है मुझे। और क्योंकि देखिए सब जितना भी उत्तर होगा उसमें कम से कम जैसे 4 ऑप्शन में 2 से 3 आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने लायक होगा। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझते हैं तो उस कन्फ्यूजन को आप दूर करके जो बिल्कुल सही उत्तर है उस पर आप पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझें। और मेरा भी यही मतलब मानना है। और मैं भी जब आप लोगों को कुछ भी पढ़ाता हूँ या किसी भी ईयर का आप देखे होंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ प्रीवियस ईयर, तो मेरा फोकस होता है कि क्वेश्चन समझे और उस क्वेश्चन पे आधारित जितना भी ऑप्शन दिया हो उस ऑप्शन में कुछ की पॉइंट है उसको पकड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए चलिए फिर रिपीट करते क्वेश्चन कह रहा है कि वह गतिविधियाँ वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में, परंपरागत विधि में, अंतःवैयक्तिक बुद्धि में और निगमनात्मक बुद्धि में। तो इसका जो आपका जो आंसर होगा ये जो है मेरे विचार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सबसे, देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में, बिल्कुल सही बात है। अधिगमकर्ता जो है, जो अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, अगर उसी पे केंद्रित विधि हो तो क्या कर सकता है और अच्छी तरीके से सीख सकता है, अच्छी तरीके से प्रयास कर सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? नीचे कुछ बातें लिखी हुई है और यहाँ कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो विधियाँ लिखी गई है वो किस के बारे में जो है प्रदर्शित करती है। तो चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं दोनों चीज़। कह रहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ठीक, तो चलिए इसका जो है ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। सेकेंड कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। थर्ड कह रहा है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग जो है संबंधित नहीं है। तो इसका जो आपका जो ऑप्शन सही होगा, इसका थर्ड ऑप्शन ही सबसे अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण है और यही सही होगा। क्या कह रहा है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। कैसे? देखिए संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। तो इसका जो आपका 6 का थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण, देखिए यहाँ पर कंठस्थीकरण पर बल दे रहा है, मतलब याद करने पर बल दे रहा है। और चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में याद करने पर, याद करना जो क्या है, किसी भी चीज़ को एकदम कंठस्थ करने, ना रट्टा मारना, ये जो है निगेटिव पहलू माना जाता है। इसीलिए यहाँ सिर्फ कंठस्थ हम देखेंगे और इसको जो है क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ये आपका ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। देखिए सेकेंड देखते, कह रहा है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए सहजानुभूत का मतलब क्या होता है? सब बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत मतलब सहज रूप से, सहज तरीके से अनुभव, अनुमान लगाने एवं विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो ये बातें जो है
बिल्कुल सही लग रही है और ये इसका जो है सेकेंड ऑप्शन ही आपका सही होगा। चलिए लेकिन फिर भी आगे भी देख लेते हैं। फोर्थ में देखिए कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके के समाधान करना। जरूरी नहीं है पाठ्य पुस्तक के सभी व्यवस्थित तरीके से ही समाधान सीखा जाए। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देने में अवसर प्रदान करके, पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो सिर्फ एक क्वेश्चन पर ही लटके रहना ये भी बातें अच्छी नहीं है। खैर ठीक है, लेकिन एक कंडीशन में, लेकिन उसका जो है थर्ड ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन जो है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने, वो जो आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक आंसर था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत। देखिए जीन पियाजे का जीन पियाजे साहब को आप देख लिए। इससे पहले जब मैं आपको टॉपिक वाइज कंसेप्ट का जो नोट्स बना के दिए हैंड रिटेन, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का और भी कुछ क्वेश्चन करवाया, उसमें भी मैं हर जगह ये बताया कि जो कोलवर्क साहब हैं, जीन पियाजे साहब हैं, ये इस सब के बारे में आपको क्वेश्चन आना ही आना है। एक चैप्टर ही है जो टॉपिक 4 या 5 में मैं आप लोगों को उस पर जो है कुछ 4-5 पेज में कुछ हैंड रिटेन नोट्स भी दिए हैं और उस पर जो क्वेश्चन भी कुछ बना है वो भी मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। तो आप लोग जो है उसको प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए क्योंकि जीन पियाजे साहब जो हैं, कोलवर्क साहब हैं, ये 2-4 ऐसे मनोविज्ञानी हैं जो आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे ही। तो इसको जो है आप क्या करें, बहुत ही अच्छी तरीके से याद करें, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये पहले से फिक्स है, इस पर क्वेश्चन आना है। तो आपको भी पहले से क्या होना चाहिए, एकदम पूर्व प्लानिंग करके जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव जो है क्या है। तो देखिए जीन पियाजे साहब के पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप में से क्या है, कह रहा है कि बच्चों से भिन्न होती है, ये बातें नहीं है। कह रहा है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ये जो है आपका ऑप्शन सही है। जीन पियाजे के सिद्धांत जो है उसके अनुसार कहा जा रहा है। देखिए इसमें जो है आपको अनुमान लगा के भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा के इसमें कुछ कठिनाई है, क्योंकि देखिए किसी एक व्यक्ति का मत है इसके बारे में, बच्चों के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, तो इसीलिए आपको कुछ बातें याद भी होनी चाहिए। तो 8 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देखिए जेंडर के बारे में कहा जा रहा है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। देखिए आर्थिक अवधारणा तो है नहीं, एक जैविक निर्धारक है, जैविक निर्धारक हैं। देखिए जेंडर जो है एक जैविक निर्धारक भी है, लेकिन ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। सामाजिक, देखिए जेंडर जो है हम लोग समाज में ही डिवाइड करते हैं, फलाना ये है वो है कि नहीं। तो जेंडर मुख्य रूप से, या जेंडर विविधताएं, जेंडर पक्षपात जो आपको समाज में ही देखने को मिलता है। इसीलिए जो है जेंडर के बारे में जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। क्या होगा, जेंडर एक सामाजिक संरचनाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। यहाँ पर हमको क्या देखना है, विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है। विकास का व्यापक आयाम हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो देखिए कह रहा है कि विकास हम आपको जब पढ़ाए थे सेकेंड टॉपिक, तो उसमें बताए थे वृद्धि और विकास को बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे, उसमें डिफरेंस भी बताए थे। और डिफरेंस जब तक आप नहीं देखेंगे वृद्धि और विकास का, तब तक जो है इस पे आपकी अवधारणाएं क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये जो है एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है और ये जो है एक दूसरे मतलब पर्यायवाची की तरह इसका यूज होता है। इसीलिए आपको जो है वो देखना चाहिए। तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाके एक बार पहले का लेक्चर देखिए और फिर इस पे आइए। तो ये आपको जो अभी अगर आपको 5% समझ में आता है, तो कम से कम इसका 10 गुना ज़्यादा, कम से कम आपको 50 से 60% आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम है, सो पूछा जा रहा है, उसकी आयाम को पहचान करना है। ठीक, शारीरिक, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्वयं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इसका जो है थर्ड ऑप्शन सबसे उत्तम आंसर है। थर्ड ऑप्शन ही आपका सही होगा। क्या कह रहा है कि विकास के व्यापक आयाम, विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं उसकी पहचान करना है। तो शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक और संवेगात्मक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि के बारे में पूछा जा रहा है कि बुद्धि जो है
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, याद रखिएगा, बुद्धि के बारे में पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है। क्या है? आनुवंशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। सेकेंड है कि बुद्धि जो है बहुआयामी है। देखिए, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है, जरूरी नहीं है सिर्फ अनुवांशिक, बुद्धि जो है बहुत तरीके से प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ देखिए आपका जो सेकंड क्या कह रहा है कि बुद्धि बहुआयामी है। क्या कह रहा है कि बुद्धि के बारे में बहुआयामी है? बिल्कुल, बुद्धि जो है बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल है। क्या है? बहुत ही परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल है। तो आपका 11 का जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा? 11 का सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण, याद रखिएगा इसको, प्राथमिक क्या है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम जो देखिए सरकार है, मीडिया है, परिवार है, विद्यालय है। जब कोई बच्चा या आपके घर में जन्म लेता है, या आप लोगों का भी, पहले आप सरकार में ही नहीं चले गए या मीडिया में ही नहीं चले गए, विद्यालय परिवार जो है मेनली रूप से, क्योंकि सबसे प्रथम जो है क्या है? विद्यालय परिवार ही है। सबसे प्रथम हम लोगों का समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार में ही सबसे प्रथम होता है। तो इसका जो है 12 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, परिवार। लेव वाइगोत्स्की का देखिए आपने क्या, जीन पियाजे भी देखा, लेव वाइगोत्स्की भी देख लिए, तो इसीलिए आप अलर्ट हो जाइए। और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और जो भी 2-3 मनोवैज्ञानिक हैं उसको अच्छी तरीके से आप जाके देख लीजिए, 2-3 बार देखिए। कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या एक सामाजिक गतिविधि है। जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है कि इनका जो मत है अधिगम के बारे में वो कैसा है। तो 13 का जो है लेव वाइगोत्स्की साहब के अनुसार एक सामाजिक गतिविधि है। ये जो बोले हैं अधिगम के बारे में, लेव वाइगोत्स्की साहब जो हैं क्या बोले हैं कि यह एक सामाजिक गतिविधि है। समझे? तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए ये तो है मत है अपना, उनका क्या है? मत है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक, किसके बारे में पूछा जा रहा है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषित करता है। विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्प्रेरणीयता और वर्तुल प्रक्रिया और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। देखिए जब हम आपको विकास वृद्धि के बारे में बता रहे थे सेकेंड या थर्ड टॉपिक में, तो आपको वहाँ जो है पियाजे के बारे में, पियाजे वाइगोत्स्की के बारे में बताए थे कि उन्होंने जो है बच्चों का विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया, वो उनकी अवस्थाएं क्या क्या है और उसमें विशेषताएं क्या क्या है। लेकिन यहाँ पूर्व क्रियात्मक अवस्था के काल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो आपका 14 का जो सबसे उत्तम आंसर होगा ये सेकेंड, विचारों की अनुत्क्रमणिकता। क्या है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। 15 नंबर कह रहा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए ये बातें सही नहीं है, क्योंकि बच्चों की सामाजिक आर्थिक, जो आज हम लोग समावेशी कक्षा का विकास कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा का, उसमें जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है इसका निर्धारक नहीं है। इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। देखिए बाल विकास में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो है दंडित करने की बात को क्या कहा जाता है? निगेटिव सेंस में लिया जाता है, इसीलिए दंडित है। तो यह भी आप इसको कट कर सकते हैं। चलिए थर्ड देख लेते हैं। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम भी होते हैं। ऐसी बातें हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुकी है। तो इसका जो है ये आपका 15 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, तो याद रखिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यहाँ बातें हो रही है कि बच्चों को किस तरह से देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो है बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। किस तरह से? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में। तो याद रखिएगा इसको, 16 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, यह अवधि जो
अवयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है देखिए वयस्कता के संक्रमण, जब मतलब वो जहाँ वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वयस्क संक्रमण की पहल करती है तो उस अवस्था को जो है किशोरावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए फिर 18 नंबर देख लेते हैं। 18 कह रहा है कि देखिए आपने पहले भी जीन पियाजे साहब को देख लिए, कोहलवर्ग साहब को देख लिए और फिर आप जीन पियाजे साहब को देखेंगे। कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं, इनके अनुसार क्या कह रहा है कि बच्चे, तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। क्या करते हैं? जीन पियाजे साहब के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे का मत है बच्चों के बारे में कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका जो आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं, क्या चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है फिर भी चालक विकास का क्रम ... से ... तक है? तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म तक होता है। चालक विकास की दर में व्यक्तित्व विविधताएं जो होती है, विविधताएं होती है फिर भी चालक विकास का क्रम जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। स्थूल मतलब अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। याद रखिएगा इसको। 19 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 17 सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन शायद, चलिए ठीक हो गया, कुछ समस्याएं थी। देखिए यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं और घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ जो है संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही ईजी है। ये इसको जो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। देखिए ये जो है जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकताएं, विकसित जेंडर पहचान और जेंडर रूढ़िबद्धताएं, ये जो है आपका जेंडर रूढ़िबद्धताएं की ओर आपका क्या है? इशारा कर रहा है। ये जो जेंडर रूढ़िबद्धताएं, इस तरह की जो क्रियाएं होती, इस तरह का कुछ भी हो तो वो जेंडर रूढ़िबद्धताएं देखी जाती है, जेंडर रूढ़िबद्धताएं हैं। देखिए एक 21 कह रहा है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप हों या आप एक शिक्षक है, आपके कक्षा में अगर कोई बच्चा आता है प्रारंभिक कक्षा में तो वो क्या करता है? अपने साथ कुछ ना कुछ अनुभव लेके आता है, तो उन पर क्या है? ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत बात है। उन पर कैसे ध्यान नहीं देंगे? ठीक, उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। देखिए अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो है ऐसे भी सेकंड ऑप्शन आपका सही होता है, लेकिन आपका सेकंड ऑप्शन ही सबसे सही आंसर है। उन्हें क्या करना चाहिए? शामिल अगर हम लोग करेंगे, उसकी बातों को अगर सुनेंगे, उसके बातों में हम लोग क्या करेंगे? संशोधन करेंगे, संरचना करेंगे, तो वो उसका विकास जो है बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो इसीलिए उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। 22 देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 22 कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को जो है दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई बच्चा है जो अपना तर्क दे रहा है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो देखिए यह जो है बच्चा एक तर्क प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो है बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, मतलब इसके बारे में, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास के बारे में जानता है, समझता है। इसीलिए आपका जो है 22 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 23 देख लेते। कह रहा है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, क्या करते हैं? मौखिक संवाद। आप लोग देखते हुइएगा कि बच्चे जो है मौखिक संवाद अपने आप से कुछ बोलते रहते हैं, उन्हें ले वैगोत्स्की क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो है भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, ये तो नहीं होगी, हम केंद्रित वार्ता और व्यक्तिगत वार्ता। तो देखिए इसका जो है 23 का ऑप्शन मेरे हिसाब से ये व्यक्तिगत वार्ताएं कही जा सकती है।
एक सेकेंड, सॉरी, व्यक्तिगत वार्ताएं नहीं, अहम केंद्रित कही जा सकती है। एक सेकेंड, देखिए इसमें जो है ना, अगर आप लोग के पास भी अगर कोई आंसर है इसका, अगर आप लोग कहीं सर्च करते हैं तो मुझे भी थोड़ा बताइए। मेरे अनुसार मुझे जो सबसे अच्छा लगता है व्यक्तिगत वार्ता, लेकिन हो सकता है कि अहम केंद्रित भी इसमें 100% श्योर नहीं है, अहम केंद्रित भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत वार्ता चलिए मेरा आंसर है। अगर आप लोग को, अगर आपकी अवधारणा इस पर क्लियर है, पता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए चल रहा 24 नंबर देख लेते। कह रहा है कि यह ... यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ऐसा किसके तहत, वो जो है ये समावेशी शिक्षा के तहत ऐसी बातें कही जाती है। समावेशी शिक्षा छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच सभी लोगों को एक साथ जो शिक्षा करने की बातें कही जाती है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कही जाती है। आप लोग पहले भी जानते होंगे इस बात को। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सबसे सही आंसर होगा। चलिए 25 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक को चाहिए कि, चलिए देख लेते हैं शिक्षक को क्या चाहिए। एक शिक्षक को कह रहा है कि चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए नहीं करनी चाहिए। एक देखिए यहाँ जो अनदेखी की बात है, इसी से मैंने क्या बोला कि नहीं करनी चाहिए, मतलब ये गलत है। तो इस तरह से आप लोग भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 सेकेंड, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, वह महत्व देती है। ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है सभी संस्कृतियों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। तो 25 का जो है सेकेंड ऑप्शन ही आपका सही होगा। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अदर ऑप्शन पर नहीं जा रहा हूँ। जहाँ आपका आंसर मिल जाता है मैं वहाँ रुक जाता हूँ। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको सभी क्वेश्चन का जो है, सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए कि समय लगता है, ये बोल सकते हैं कि समय लगता है सर, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी का करें। आप लोग अगर इतना धैर्य रख सकते हैं तो मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो 2009 जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो आया था, वो जो है आपको समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। किसका? समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। तो याद रखिएगा 26। चलिए एक सेकेंड, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 27 नंबर यहाँ से है। कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में जो है प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात। आप क्यों नहीं देंगे? अगर बच्चों को जब प्रश्न नहीं पूछने देंगे तो बच्चे का अवधारणा कैसे क्लियर होगी, कैसे उसमें समझ विकसित होगी? पूछने से रोकना चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए। ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए ये बातें सही मानी जा सकती है। क्यों मानी जा सकती है? कि अगर आप बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, वो आपसे अगर जहाँ उनको समस्या आ रही है अगर पूछेंगे तो ही वो उसमें अवधारणाएँ उनके क्लियर होगी। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा, थर्ड। याद रखिए। नेक्स्ट चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर का राइट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है नहीं जहाँ आता है तो वहाँ हाईलाइट नहीं करता है हर एग्जाम में, इसीलिए मैं हाईलाइट करके आप लोगों को धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में हाईलाइट हो जाए ये बात है कि नहीं को हम लोग को बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल गौर से देखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। देखिए यहाँ नहीं पूछ रहा है, निर्देशन एवं संचयन से होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका होना चाहिए। मतलब ये बातें सही है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया ये भी होनी चाहिए। कह रहा है कि कंठस्थीकरण एवं समय, मतलब कंठस्थीकरण मतलब रट्टा मारना, जो आप बातें याद करना, ये बातें। लेकिन याद करना को तो क्या कह रहा है कि आपके जो बाल विकास हैं उसमें इसको निगेटिव पहलू माना जाता है, इसीलिए ये बातें गलत है। लेकिन आपको नहीं में चूज करना है तो ये। और देखिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये भी कराना चाहिए, पुनरावृत्ति भी करना चाहिए, अभ्यास भी कराना चाहिए। तो देखिए आपका जो है इसका थर्ड ऑप्शन 28 का थर्ड ऑप्शन भी ही सही होगा। चलिए 29 देख लेते हैं। 29 कह रहा है, चलिए देखते हैं 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क, जहाँ यह स्तंभ क दिया हुआ है कि बच्चों को स्तंभ ख भी दिया हुआ है, में उसकी प्राथमिक विशेषताओं सही मिलान को प्रस्तुत करता है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रतिभाशाली
में क्या धारावाह पढ़ने की में कमी हो तो वो प्रतिभा, जब कमी है तो प्रतिभाशाली होगा ही नहीं। देखिए मूल समाधानों के बारे में सोच सकता हो, आसानी से विचलित होने की आदत हो, विचलित होने में भी जो हो जाएगा उसे भी प्रतिभाशाली नहीं कह सकते हैं। चलिए डी देखते हैं, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता हो। बिल्कुल प्रतिभाशाली अगर होगा तो ऐसी बात है उसमें क्या होगी, प्रतिभाशाली होगा तो पहला का जो है डी ऑप्शन क्या होगा, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की क्या होगी उसमें योग्यताएँ होगी। चलिए सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड कह रहा है कि अधिगम अशक्तता क्या है, अधिगम अशक्तता के बारे में कह रहा है कि अधिगम अशक्तता जो है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, बिल्कुल इसका जो है सेकेंड का ये सही होगा। और कह रहा है कि सृजनात्मक क्या है, चलिए ए तो आपका खत्म है, डी खत्म है, बी और सी में चूज करना है, बी सी देखना है। तो देखिए मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है और आसानी से विचलित होने की आदत है, तो आपका सृजनात्मकता का बी होगा। सी का जो है क्या हो जाएगा, थर्ड का बी होगा, क्योंकि देखिए सृजनात्मकता है तो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है, क्योंकि वो जो है क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम क्या है, अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिकरण है, ठीक, व्यतिक्रम। तो आपका 4 का जो है आपका देखिए सी ही बच गया है, तो 4 का आपका सी होगा। तो देखिए फर्स्ट का डी है, सेकेंड का जो है आपका सेकेंड का ए है, और सेकेंड का ए है, थर्ड का जो है सीरीज, थर्ड का जो क्या कह रहा है, थर्ड का जो है आपका बी हो गया, थर्ड का बी। तो देख लीजिए फर्स्ट का डी, सेकेंड का ए और थर्ड का बी। तो चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, थर्ड का डी, सेकेंड का ए और फर्स्ट का डी, सेकेंड का ए और थर्ड का बी। तो ये आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, क्या है, बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं, चलिए देख लेते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करें। बिल्कुल गलत बातें हैं कि अगर सिर्फ नकल करें तो वो क्या सीखेंगे। सेकंड है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिए, ये बातें सही हो सकती है, क्योंकि देखिए विभिन्न जितनी भी गतिविधियां अगर वो सभी में जो है गतिविधियों में वो क्या करें, भाग लेंगे सक्रिय रूप से, तो वो सीखने को क्या कर सकता है, पुष्ट कर सकता है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं वो बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, और वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करता है, ये भी बातें गलत है। तो देखिए इसमें जो आपका 30 का जो है सेकंड ऑप्शन ही सबसे उत्तम है, आपको भी अगर पढ़ेंगे तो आपको भी लग जाएगा उत्तम है। तो यही बात है, अगर आप हमसे पढ़ते हैं, इस चैनल पे जो भी शिक्षक आपके हेल्प के लिए मौजूद हैं उनसे अगर आप पढ़ते हैं तो आप में इस तरह की बातें डेवलप हो जाएगी, इस तरह का गुण डेवलप हो जाएगा कि आपको अगर कुछ प्रश्न नहीं भी आता है फिर भी आप उसका उत्तर मतलब सही उत्तर पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर देंगे, उत्तर देना तो सिंपल बात है, लेकिन सही उत्तर पे आप जा सकते हैं, क्योंकि आप शब्दों को पहचाने, अगर आप इस पे देखते होंगे तो मैं शब्द को, ये शब्द पे ही ज़्यादा आप लोग को फोकस करवाता हूँ कि शब्द से आप समझिए कि आपका ऑप्शन ये होगा या नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी वीडियो यहाँ आपको एजुकेशनल वीडियो मिलता है, लेटेस्ट न्यूज़ या जॉब का जो भी अपडेट आता है वो भी मिल जाता है। तो एक चैनल पे आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।